हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। ये हमारा कन्वेक्शन का 5th क्लास है। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे हम लोग फोर्स कन्वेक्शन इन फ्लो थ्रू पाइप्स और डक्ट्स। पीछे की जो क्लासेस हुई है उसमें हमने देखा है फोर्स कन्वेक्शन ओवर द फ्लो थ्रू प्लेट। प्लेट वाला जो था वो थोड़ा लंबा है, पाइप के केस में इट्स क्वाइट स्मॉल, उससे तो छोटा ही है। ठीक है, आई थिंक फ्लो थ्रू पाइप ये जो है ये वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, सब्सक्राइब तो आप लोग कर नहीं रहे, ठीक है, तो मैंने जो स्टार्ट किया वो तो मुझे खत्म करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अगर फ्लो थ्रू पाइप आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप बेसिक चीज भी जानते होंगे कि यार पाइप के अंदर जब फ्लो होता है, जब पाइप में फ्लो होता है तो क्या उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। मान लो कोई फ्री स्ट्रीम यहां से जा रही थी, ये फ्लूइड जो है या लिक्विड कोई भी कुछ भी है, इसमें एंटर किया। पाइप में एंटर करने के बाद में इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाता है। जो सेंटर लाइन होता है उसके पास ज्यादा वेलोसिटी होती है और उसके ऊपर कम होती जाती है वेलोसिटी, और बल्कि इनफैक्ट जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ में फ्लूइड है उसके पास क्या वेलोसिटी 0 होती है बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो यहां से अगर मैं इसका जो है कर्व देखें तो आप देख सकते हो वेलोसिटी इस टाइप का कर्व कुछ फॉलो करती है, पैराबोलिक कर्व रहता है। सेंटर लाइन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर हमारा जैसे ही आप सेंटर लाइन से या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे आपको वेलोसिटी में डिक्रीमेंट मिलेगा। और सरफेस पे वेलोसिटी मतलब एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगर ये स्मॉल आर ले लूं तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे आप देखोगे वेलोसिटी जो होगी u विल बी इक्वल टू 0, और एट आई को आर इक्वल टू 0 u जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u मैक्स होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो u है, मान लो ये वाली u है, u इज द फंक्शन ऑफ r का फंक्शन होता है इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। सिमिलरली अगर मैं इस पाइप में सपोज ऐसा करो, ये पाइप है, बस ये ऑफ सेम फ्लूइड एंटर कर रहा है, बट टेम्परेचर मान लो इस फ्लूइड का अलग है, पाइप का अलग है। पाइप का टेम्परेचर, पाइप के वॉल का टेम्परेचर Tw है और जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर T∞ है। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन भी होगा, और यहां पे मैंने ये अजम्पशन लिया हुआ है वॉल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द फ्लूइड टेम्परेचर। तो आप देखो क्या है, अभी ये फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, जैसे ही एंट्री करेगा तो क्या होगा, द फ्लूइड स्टार्ट हीटिंग, तो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है जब फ्लूइड बिल्कुल जो फ्लूइड इस गरम वॉल के कांटेक्ट में होगा उसकी हीटिंग ज्यादा होगी, फिर वो हीट क्या होगी, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी। तो जो वेरिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो इस टाइप से रहता है, ऐसे करके आप समझ पा रहे होगे कि भी जो वॉल पे फ्लूइड होगा जो बिल्कुल कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही सेंटर लाइन की तरफ आप जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, और अगेन क्या होगा, सेंटर लाइन से दूर जाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस टाइप का हमारा वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, और यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज आल्सो द फंक्शन ऑफ रेडियस। आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे कि फ्लो थ्रू पाइप अगर होगा उसमें अगर मान लो कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पाइप का वॉल का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा कि जो वॉल के पास वाला फ्लूइड होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे ही वॉल से दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर हमारा फ्लूइड का कम होता जाएगा। और इनफैक्ट सेंटर लाइन पे आप देखोगे कि सबसे कम टेम्परेचर जो होगा वो सेंटर लाइन के फ्लूइड का ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने पाइप को अलग से बनाया हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से हमारा क्या टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ इस टाइप का मिला है। अब देखो क्या है, ये हम देखेंगे कि रेडियस के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मीन टेम्परेचर कर देंगे डिफाइन। इस क्रॉस सेक्शन पे आप अगर पूछो, आपसे भी पूछे कि इस क्रॉस सेक्शन का बताओ टेम्परेचर कितना है, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में रेडियस के हिसाब से टेम्परेचर हमारा वेरी कर रहा है। तो एक टेम्परेचर ना होके बहुत सारे टेम्परेचर्स होंगे, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग होंगे टेम्परेचर। तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज टेम्परेचर करना है डिफाइन। अब एवरेज डिफाइन करोगे तो आपको बेस्ड ऑन विच, मतलब किस पैरामीटर के बेस्ड आप ये एवरेज निकालोगे। तो हम ये बोल रहे हैं, देखो अब इस अगर क्रॉस सेक्शन से कितनी हीट जा रही है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट जा रही है बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल टेम्परेचर, आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे इसको, टोटल हीट निकाल लोगे बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल टेम्परेचर।
सेम आप निकालो बेस्ड ऑन मीन टेम्परेचर, एक मीन टेम्परेचर मान लिया, ठीक है, टीबी मैंने मान लिया मीन टेम्परेचर, उससे आप हीट निकालो कितनी हीट जा रही है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दैट्स इट। तो बेस्ड ऑन टोटल हीट कैरीड बाय द क्रॉस सेक्शन, उसके हिसाब से हम लोग निकाल देंगे एक मीन टेम्परेचर, एंड दैट मीन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बल्क मीन टेम्परेचर, एंड इट इज वेरी फेमस। ये फ्लो थ्रू पाइप में अभी जो हमारा कन्वेक्शन होगा इन फ्लो थ्रू पाइप, उसमें बल्क मीन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में एक बार उन्होंने सीधे सीधे बल्क मीन टेम्परेचर पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो अब बल्क मीन टेम्परेचर आप अगर समझो तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, एक मीन, जैसे ये जो वेरिएबल था हमने क्या किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, दिस वन कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइन किया व्हिच इज कॉल्ड एज द बल्क मीन टेम्परेचर, दिस इज टीबी। बल्क मीन टेम्परेचर हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या है, हमें क्या करना है, अभी बल्क मीन टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें वैल्यू, बहुत इजी, जैसे मैंने आपको बताया किस बेहाफ पे निकाला गया। आप देखो ये बेस्ड ऑन बल्क मीन टेम्परेचर कितना हीट कैरी कर रहा है, और बेस्ड ऑन वेरिएबल टेम्परेचर कितना हीट कर रहा है कैरी, दोनों को आप निकाल के इक्वेट कर दो, वहां से आपको टीबी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कैसे करना मैं आपको बताता हूं अभी करके। देखिए बल्क मीन टेम्परेचर हमने डिफाइन किया था, अभी मैंने आपको बताया, इट इज अ टेम्परेचर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे एक मीन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मान लो कोई फ्लूइड यहाँ पे एंटर कर रहा है, कोई भी फ्लूइड अगर एंटर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, अगर सपोज करो एंट्री ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इस पे टेम्परेचर बल्क मीन टेम्परेचर TB1 है, तो क्या है अब यहाँ पे, लेकिन ये TB1 किसका है, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन का है। अब मान लो सपोज करो पाइप में हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, पाइप से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हीट ट्रांसफर, आप ऐसा करो, इलेक्ट्रिक कॉइल को इसके ऊपर रैप कर दो, या आप ऐसा करो, इस पाइप के बाहर स्टीम डाल दो और स्टीम हमारी कंडेंस होगी, जिसकी वजह से हीट इसमें ट्रांसफर होगी पाइप में। कुछ भी कर सकते हो, बाय एनी मीन यू आर ट्रांसफरिंग हीट टू द पाइप, और पाइप से फिर हमारा क्या हो रहा है, हीट जा रहा है किसको, फ्लूइड को। तो अगर हमारा एंट्री पे, जस्ट एंट्री वाले सेक्शन पे आपको बल्क मीन टेम्परेचर TB1 मिला, तो ऑफ कोर्स जब आप हीट सप्लाई करोगे तो आपका क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर इंक्रीज मिलेंगे। तो यहां मान लो सपोज आपको मिल गया TB2, यहां मिल गया आपको TB3, यहां आपको मिल गया TB4, और ये वाले पे मान लो TB5 मिल गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा छोटा हो कौन सा बड़ा हो। ऑफ कोर्स आप जब हीट सप्लाई कर रहे हो पाइप में, और ये पाइप से हीट फ्लूइड में जा रही है, तो फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो बल्क मीन टेम्परेचर भी बढ़ रहे होंगे। सबसे कम कौन सा मिलेगा आपको, TB1 होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, TB2 होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, TB3 होगा, उससे बड़ा TB4, और आपको फिर सबसे बड़ा मिलेगा TB5। आई थिंक समझ पाए होगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि हम क्या, देखो मैं जो इक्वेशन आपको दे रहा हूं, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर डिफरेंस के लिए। जैसे मान लो आप ये कह सकते हो कि एक क्रॉस सेक्शन का अगर आपको टेम्परेचर बता दिया गया, ये बल्क मीन टेम्परेचर, और आपको मास फ्लो रेट पता है कितना जा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो क्रॉस सेक्शन कितना हीट कैरी कर रहा है। भाई जो फ्लूइड क्रॉस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को, वो फ्लूइड कितना हीट कैरी कर रहा है। तो आप बोल सकते हाँ कर सकते हैं, कितना, आप कैसे, m.Cp × TB। भाई जिस क्रॉस सेक्शन का आपको पता लगाना है, तो आप देख सकते हो उसका TB कितना है, निकाल दिया, Cp फ्लूइड का कितना है पता है आपको, मास फ्लो रेट आपको पता ही है। तो आप कह सकते हो इस क्रॉस सेक्शन से जो हीट पास हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से जो हीट, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी जो पास हो रहा है, दैट इज इक्वल टू m.Cpt। ये हमारा हीट और एनर्जी पास हो रहा है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है, मान लो सपोज आपको ये निकालना है टोटल एनर्जी मेरा, या टोटल हीट सप्लाइड कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, टोटल हीट सप्लाइड डेल्टा Q, टोटल हीट सप्लाइड टू द पाइप और फ्रॉम द पाइप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल हीट सप्लाइड कितना होगा, आपने कहा यहां पे कितना एनर्जी निकाल दो, और माइनस एंट्री पे कितना थी वो निकाल देते हैं। दोनों का डिफरेंस हमें बता दे कितनी हीट इसमें ऐड की गई, या फिर कितना हीट इससे रिमूव किया गया। कैसे निकालोगे, आपने कहा एंड पे आप निकाल दो m.Cp, TB, एंड पे कितना TB5 है, TB5 माइनस एंट्री पे कितना था m.Cp, TB1 है। तो ये डिफरेंस निकालने के बाद में यू कैन फाइंड द दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड और टेकन फ्रॉम द फ्लूइड। अगर ये नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या है कि भाई यहां एनर्जी ज्यादा थी, यहां पे कम है, मतलब फ्लूइड से एनर्जी ली गई है। पॉजिटिव तो मतलब क्या, यहां पे एनर्जी ज्यादा है, यहां पे कम थी, मतलब फ्लूइड को एनर्जी दी गई और ये हीट सप्लाई की गई है। तो कुछ भी हीट ट्रांसफर होगा पाइप में,
ठीक है, तो क्या होगा, उसका बल्क मीन टेम्परेचर पक्का है कि वो चेंज होगा, पहली बात। और दूसरा, आपको हीट कैरिड बाय क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बाय एम डॉट सीपी टीबी। उस क्रॉस सेक्शन पे टीबी निकालो, ठीक है, एम डॉट आपको पता होगा, सीपी आपको पता है स्क्रूड का। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल अप्रोच इन विच यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लूइड और टू द फ्लूइड। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे ही आपको बन जाएंगे। देखिए, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टीबी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बता रखा है, अभी जैसे बताया था कि भी हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है इसके बिहाफ पे हम लोग निकालेंगे टोटल हीट ट्रांसफर। देन अगेन हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मान के हम निकालेंगे कितना हीट ट्रांसफर, दोनों को इक्वेट करेंगे। ये मैंने बताया, दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसे करता है वेरी, टेम्परेचर हमारा ऐसे वेरी करता है। देखो मैंने क्या किया, एक छोटी सी रिंग ले ली, एक छोटी सी रिंग यहाँ पे कट कर ली ये फ्लो में से, ठीक है, एट अ रेडियस आर, और जो इसका टीआर इज द थिकनेस, इसकी थिकनेस है टीआर, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा होगा, अब इसके थ्रू कितना मास जाएगा वो हमें निकालना है। सपोज डीएम इज द डिफरेंशियल मास फ्लो रेट थ्रू दिस एलिमेंटल रिंग। ये जो एलिमेंटल रिंग मैंने ली है, इससे डीएम डॉट मास जा रहा है मेरा, तो डीएम डॉट क्या है, इट इज एलिमेंट मास फ्लो रेट थ्रू दिस रिंग, मास फ्लो रेट थ्रू दिस डिफरेंशियल रिंग, ठीक है। कितना होगा, देखो मास फ्लो रेट निकालने के लिए क्या होता है, रो इंटू ए इंटू बी, रो डेंसिटी, एरिया कितना है आप देख सकते हो, दिस एरिया इज, कट कर दो फैला उसको, तो कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इज द एरिया ऑफ दिस रिंग इंटू वेलोसिटी। अब देखो क्या वेलोसिटी क्या है ना, वेरिएबल है हमारी, तो आर पे कहीं जाके हमें यू मिलेगी वेलोसिटी, तो यहां पे हम लिख दी यू। सो दिस इज द डिफरेंशियल मास फ्लो रेट विच इज पासिंग थ्रू दिस स्मॉल रिंग, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह सकता हूं कि इस रिंग से थर्मल एनर्जी कितना जा रहा होगा, थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस रिंग, इस रिंग के थ्रू थर्मल एनर्जी कितना जा रहा होगा, वो कितना होता है, मैंने बताया था एम डॉट सीपी टू टी, टी हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना भी यहाँ पे, यहाँ मैंने मान लिया रैंडमली टेम्परेचर आपको टी मिल रहा है, जस्ट आर रेडियस में आपको टेम्परेचर टी मिल रहा है, ठीक है। ये एम डॉट छोटा सा है तो डीएम डॉट कर लिया, ठीक है, तो डीएम डॉट कितना हो जाएगा, रो 2 पाई आर डी आर इंटू यू सी पी टी, ये हमारा हो गया थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग। टोटल अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, टोटल थर्मल एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसको, जैसे कांस्टेंट ले लेते हैं बाहर, क्या होता है देखो, मैं बाहर ले लेता हूं कांस्टेंट 2 पाई इंटू रो, ये कांस्टेंट, यू कांस्टेंट नहीं है, यू भी हमारा चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन आर, सीपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी नहीं कांस्टेंट है, यू भी नहीं कांस्टेंट है, और डी आर है। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहां, 0 टू कैपिटल आर, कितना हो जाएगा, यू कैन राइट इट u इंटू टी इंटू आर डी आर, यू टी आर डी आर, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से हमने टोटल निकाल ली कितना आ रहा है। अब सेम, अब एक हम निकालेंगे कि बेस्ड ऑन बल्क मीन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन मीन टेम्परेचर कितना आएगी। सिमिलरली हम निकालेंगे हीट ट्रांसपोर्टेड, टोटल हीट या थर्मल एनर्जी बातें की है, हीट ट्रांसपोर्टेड या थर्मल एनर्जी लिखो, सेम लिखा है तो सेम लिखते हैं, टोटल थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय क्रॉस सेक्शन बेस्ड ऑन बल्क मीन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने मान लिया इस क्रॉस सेक्शन पे बल्क मीन टेम्परेचर टीबी है, यही हमें निकालना है। तो क्या होगा, देखो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से मास फ्लो कितना जा रहा है, एम डॉट जा रहा है, एम डॉट इंटू सीपी, टीबी है हमारा टीबी। अब क्या करो, अब आप एम डॉट को लिख सकते हो, एम डॉट को आप क्या होता है, रो इंटू ए इंटू बी, रो इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है।
इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, तो आपको अगर फ्लो थ्रू पाइप पढ़ा है अपने फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो वहां भी एक मीन वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसमें एक मीन वेलोसिटी होती है पाइप की। तो मैं यहाँ पे मीन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v से, vm लिख देता हूँ, v मीन, ठीक है, इनटू cp इनटू tv, cp इनटू tv, दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आप देखो क्या क्या कटेगा, पाई से पाई कटेगा, रो से रो कटेगा, सीपी से सीपी कटेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कटेगा, नीचे 2 बचेगा। तो मैं फाइनली आपको एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा हमारा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा, यू विल गेट टीवी, टीवी इक्वल टू कितना, ये वाला लिख देते पहले, ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू r कैपिटल R रेडियस u स्मॉल u इंटू टेम्परेचर एट एनी रेडियस r इंटू r dr, ये हो गया, डिवाइड बाई यहां से कितना गया, ये r स्क्वायर vm इंटू टीवी, ये r स्मॉल नहीं है कैपिटल होगा क्योंकि बेस्ड ऑन पूरा का पूरा एरिया निकालना है ना पाइप का, तो यहां हम लिख सकते हैं vm इंटू टीवी नहीं, vm इंटू टीवी तो हमारा बच गया r स्क्वायर, vm इंटू r स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन किसका, टीवी का, लेट मी चेक, ठीक है, ये हमारा आ गया टीवी का एक्सप्रेशन। आप बल्क मीन टेम्परेचर निकाल सकते हो, किसी भी लोकेशन पे निकाल सकते हो हम, ठीक है, ये सब वैल्यू आपको रखनी है। यू का आपको वेरिएशन दिया होगा बेस्ड ऑन आर, ऐसे ही हमारा टी का भी दिया होगा वेरिएशन बेस्ड ऑन आर, यहां रखो और आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। इसी वाले अप्रोच पे, मतलब इसी फॉर्मूले पे क्या दिया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है गेट में, लेट मी रीड आउट, द फ्लो थ्रू पाइप ऑफ रेडियस r एंड द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर एस फॉलोज। मतलब आपको u का वेरिएशन दे दिया, t का दे दिया उसने वेरिएशन, ठीक है, और इवन ये फॉर्मूला भी लिख के दे दिया उसने गेट में, ये फॉर्मूला भी लिख के दे दिया। अब आपसे जस्ट पूछा है कि भाई आपको बल्क मीन टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू रखनी है और इसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, ये था क्वेश्चन। सो अभी हम लोगों ने सीख लिया हाउ टू फाइंड आउट द बल्क मीन टेम्परेचर, ठीक है, प्रोफाइल उसका आया, फॉर्मूला आया उसका, उसको लगा के हम लोग बल्क मीन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इन फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप में आप देखोगे कि जैसे सपोज नसल नंबर की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन एंटायर कन्वेक्शन जो नसल नंबर विल बी द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो नसल नंबर क्या होता है, h d by k, d इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, रेनॉल्ड नंबर इज v d रो अपॉन म्यू एंड प्रांडल नंबर इज म्यू cp डिवाइड बाई k। तो एक्चुअली क्या है, अब आप देखो, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो देखोगे यहाँ पे कोई भी पाइप की लेंथ का लेंथ इसमें है ही नहीं, ना इसमें लेंथ है, ना इसमें, ना इसमें। तो अगर हम किसी भी पाइप की बात करते हैं तो उसमें लेंथ मान लो x और टोटल लेंथ इज l, तो इस एंटायर पाइप में ये वाले एक्सप्रेशन में इस एंटायर पाइप की ना तो लेंथ आ रही ना हमारा x आ रहा है, तो मतलब इसमें लेंथ है ही नहीं। तो मीन्स आई कैन से कि थ्रू आउट द पाइप आप अगर लेंथ को वेरी करोगे, मतलब x को इंक्रीज करोगे, तो आपको मिलेगा कि ये नंबर्स कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इन केस ऑफ पाइप यू कैन से नसल नंबर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, चेंज नहीं होंगे, ठीक। नसल नंबर कांस्टेंट होने का मतलब क्या, h d by k, ठीक है। अगर मैं लोकल नसल नंबर भी निकालूं तब भी hx d by k हो जाएगा, विच विल बी कांस्टेंट। और हमको पता है पाइप का डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, फ्लूइड का कंडक्टिविटी रहेगा कांस्टेंट। अभी hx है, जो hx इज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द पाइप विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा प्लेट के केस में आपने देखा होगा hx वेरी कर रहा था, लेकिन पाइप के केस में hx इज कांस्टेंट, ठीक है। देखिए फ्लो थ्रू पाइप में हमें सिर्फ 2 कंडीशंस पढ़ना है। पहली कंडीशन इज कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, सेकेंड इज कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन। तो हमें जो हमारे सिलेबस में है वो फ्लो थ्रू पाइप के ओनली 2 केसेस आर देयर, वन इज कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, सेकेंड इज कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन। तो देखते हैं हम लोग क्या है, ये कंडीशंस क्या है। तो किसी भी फोर्स कन्वेक्शन हम कह सकते हैं भाई, ड्यूरिंग फोर्स कन्वेक्शन
थ्रू pipes we may come across two cases, ठीक है, दो केसेस हमें मिलेंगे, दैट इज वन इज कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, कांस्टेंट हीट फ्लक्स condition and the other one is constant wall temperature condition, wall temperature कंडीशन। देखिए क्या होती है, पहली कंडीशन देखते हैं हम लोग, कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन क्या है, मतलब क्या है इस केस में हमारा, इस केस में पाइप हमारा ऐसा है कि इस केस में हमने पाइप को मान लो रखा हुआ है और पाइप को हीट कर रहे हैं, मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहां मैं लिख दूं Q X will remain constant, this is heat flux मतलब heat transfer per unit area, here wall temperature will remain constant, wall temperature constant TW। देखो क्या होता है, पहली कंडीशन मैं ये लिखता हूं जिसमें QX कांस्टेंट है और दूसरी कंडीशन यहां बनाएंगे जिसमें क्या है, वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखिए होता क्या है कि हम सिर्फ दो कंडीशंस अपने पिक्चर में लेके आएंगे, मतलब हमारे सिलेबस में ये दो कंडीशंस है सिर्फ बस, गेट के सिलेबस में, इसमें हीट फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, तो कैसे अचीव कर सकते हो आप हीट फ्लक्स का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया। जैसे क्या हुआ, सपोज मैं इसमें क्या करूँ कि इलेक्ट्रिक वायर को इस पर रैप कर दें, सपोज हम इस पे क्या करें, इलेक्ट्रिक वायर को अगर हम रैप कर देंगे तो आपको लाइक ऐसे मैं बना देता हूँ, ये पूरी थ्रू आउट दी पेरिफेरी हमने वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को रैप किया हुआ है और हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रिक वायर रहेगी तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेशन होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हीट जनरेशन, और ये हीट क्या हो रही है जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें ऐड होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से कि भी ये जो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट हमारी क्या है, थ्रू द पाइप इस फ्लूइड के पास जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, जितनी हीट जनरेट इस पर यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया में यहाँ पे होगी उतनी हीट हमारी जनरेट यहाँ पे होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर फ्लूइड को QX मिल रही है तो यहाँ भी आपको QX मिलेगी, तो एंटायर लेंथ पूरी की पूरी पेरिफेरी से फ्लूइड को QX हीट मिल रही होगी, दैट इज द केस ऑफ कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, मतलब पर यूनिट एरिया जो हमारी हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। कंडीशन 1 कैसे कर सकते हैं हम अचीव, इलेक्ट्रिक वायर रैप्ड ओवर द पाइप, ये केस हमारा बिल्कुल इसमें सही फिट बैठेगा। दूसरा हम बोलते हैं क्या होता है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन। अब कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है, आप एक काम करो, आप क्या करो, इसके जो है पाइप को कंडेंसिंग स्टीम में रख दो, मतलब बाहर से आपकी क्या है, स्टीम कंडेंस हो रही है। तो आपको पता है स्टीम जब कंडेंस होती है, मतलब किसी भी जब हमारा फेस चेंज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसमें हीट रिलीज जो होगी दैट विल बी लेटेंट हीट, ठीक है। तो अब वो जो हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है, दैट विल बी द लेटेंट हीट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस थ्रू आउट द जो हमारी स्टीम कंडेंस हो रही है, थ्रू आउट दिस वॉल टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट विल बी द कंडेंसेशन टेम्परेचर। आई थिंक समझ रहे होगे। तो पूरी की पूरी वॉल पे जितने टेम्परेचर पे स्टीम हमारी कंडेंस हो रही है वही टेम्परेचर मिलेगा, दैट इज वॉल टेम्परेचर, वॉल टेम्परेचर, वॉल टेम्परेचर। सो दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। तो दीज आर द केसेस विच वी मे कम अक्रॉस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है, ये रहेगा। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड इसमें सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो फ्लूइड की हीटिंग तो हो ही रही है, इस केस में भी हो रही है, इस केस में भी हो रही है। ऑफ कोर्स है कि आपका जो फ्लूइड जा रहा है दैट इज अ T इंफिनिटी और ये TW हमारा ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ इस फ्लूइड से, सॉरी इस बाहर वाली स्टीम से इधर की तरफ, अंदर की तरफ हीट सप्लाई होगी। लेकिन अब हम नहीं कह सकते वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, हम देखेंगे। अभी बस हमें ये पता है कि वॉल टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे ही लिखता हूँ क्या कंडीशन होगी अगर मैं टेम्परेचर वेरिएशन बनाता हूँ तो क्या रहेगा। या पहले एक चीज़ देखते हैं, मान लो जो हीट ट्रांसफर जो हम लिखे, मान लो कहीं पर यूनिट एरिया हीट ट्रांसफर लिखते हैं अगर हम, तो क्या होगा,
हमने कहा h यहाँ का कहीं कहाँ जहाँ का आपको लिखना है, मान लो x का लिखना है तो वहाँ का x रख दो। लेकिन फ्लो थ्रू पाइप में मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि क्या होता है, h की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। सो h मैटर नहीं करता है कहाँ का रख रहे हो, h तो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। तो हम h को hx ना लिख के सिर्फ h लिख देते हैं। पर यूनिट एरिया निकालते हैं तो एरिया की जगह हमारा 1 आ गया। फिर डेल्टा टी क्या होगा, मान लो इस कंडीशन में इस पाइप के वॉल का कितना टेम्परेचर है TW और माइनस हमारे फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है मान लो सपोज मैं स्टार्टिंग की कर रहा हूँ बात, जो मेरे को पता था T इन्फिनिटी है, ठीक है, स्टार्टिंग में इतना था। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे फ्लूइड इसमें जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा फ्लूइड का हीटिंग होगा। और दूसरा क्या है, बिकॉज हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वॉल टेम्परेचर ऑफ दिस पाइप ये भी क्या होगा, चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली क्या फ्लूइड का जो T इन्फिनिटी से एंट्री कर रहे हैं इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे लिख दो H डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पाइप वॉल एंड द फ्लूइड, ठीक है, ओके। सिमिलरली ये चीज हम यहां भी लिख सकते हैं QX इक्वल टू H डेल्टा T। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था क्या होता है जब फ्लो होता है तो क्रॉस सेक्शन का एक टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द बल्क मीन टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, वैसे आप देखोगे इस क्रॉस सेक्शन पे जितना भी फ्लूइड होगा वो उसके पास क्या होगा, वेरिएबल टेम्परेचर होगा। बट हम उस वेरिएबल नेचर को हटा के एक मीन टेम्परेचर निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज बल्क मीन टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया था कि अगर हीट ऐड हो रही है या हीट रिजेक्ट हो रही है तो पक्का है बल्क मीन टेम्परेचर पे इंपैक्ट पड़ेगा, दैट विल चेंज। यहां आप देखो हीट आप ऐड कर रहे हो तो मतलब क्या हो गया, जब आप हीट एडिशन कर रहे हो तो बल्क मीन टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। डेफिनेटली हीट ऐड हो रही है फ्लूइड में तो फ्लूइड का टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो बल्क मीन टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ का होता है, वो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन का होता है, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मान लो किसी भी रैंडम क्रॉस सेक्शन पे आपने देख लिया, मान लो ये TB हुआ माइनस वॉल टेम्परेचर था मेरा TW, वहाँ पे किसी भी एक रैंडम क्रॉस सेक्शन पे दैट इज इक्वल टू QX। अब आपको पता है कि हमने कंडीशन ये लिया हुआ है कि जो हीट ट्रांसफर है दैट इज कांस्टेंट। अब हीट ट्रांसफर दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, और आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या ये डेल्टा TB को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है बल्क मीन टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, बल्क मीन टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है वैसे वैसे बल्क मीन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये वॉल टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं इनका कर्व ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज x मतलब लेंथ ऑफ द पाइप एंड ऊपर मैं दिखा दूं टेम्परेचर, तो सपोज कि भी मेरा बल्क मीन टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है तो मैंने बना दी सपोज दिस इज इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे मैं ये जो कंडीशन ली है, पहले क्या होगा, थोड़ा कंडीशन ऐसा रहता है जहाँ पे फ्लूइड को जो होगा डेवलपिंग होगा। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे मैंने, आप यहाँ देखो ये पाइप है, छोटा सा पाइप है मान लो, ठीक है। अब यहाँ से फ्लूइड एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद कुछ टाइम इसको ऐसा लगता है कि ये क्या करेगा, एक्सपेंड होके पूरा का पूरा इसका क्या होगा, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया। जैसे ही फ्लो करता है तो क्या होता है, बाउंड्री लेयर एक इधर बनती है एक बनती है इधर, फिर दोनों मिक्स होके एक इसके बियॉन्ड फिर कॉमन हो जाती है बाउंड्री लेयर, ये ऐसा प्रोफाइल हमारा आता है। तो ये जो रीजन होता है जहां तक फ्लूइड अपना शेप में आ पाता है, या मैं कह सकता हूं कि मीन वेलोसिटी, जो मीन वेलोसिटी हम निकालेंगे वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा पॉइंट जिसके बियॉन्ड मीन वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ डेवलपिंग फ्लो। मतलब यहाँ के बियॉन्ड जो फ्लो होगा दैट विल बी डेवलप्ड फ्लो, और जो इसके पहले जो फ्लो होगा दैट विल बी डेवलपिंग फ्लो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ डेवलप फ्लो हो चुका है, मतलब फ्लो डेवलप हो चुका है, तो फ्लो इज डेवलप्ड, ठीक है। तो डेवलप्ड हमारा फ्लो है तो उसके लिए मान लो क्या है, टीबी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, तो मैंने इंक्रीज होना बना दिया। अब आपको वॉल टेम्परेचर का पैटर्न नहीं पता है, कैसा होगा आप बता सकते हो यहां से, ये इन दोनों के मतलब वॉल टेम्परेचर और टीबी के बीच में जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब क्या यहां पे मैं कह सकता हूं सिमिलरली टी विल ऑल्सो फॉलो द पैटर्न। तो ये हमारा हो गया टी का, और ये जो गैप होगा इनके बीच में डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट हीट एडिशन, मतलब कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन। सिमिलरली अगर यहां पे ड्रॉ करें तो क्या होगा, देखो
ये x है हमारा एंड दिस इज टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर एक्सिस। यहाँ पे हमें ये पता है कि वॉल टेम्परेचर तो फिक्स है, वॉल टेम्परेचर फिक्स है। देखो इन दोनों को लिंक करो, लिंक करने आपको ये पता है, देखो यहाँ पे मुझे क्या पता है, यहाँ पे हीट फ्लक्स पता है, हीट फ्लक्स इज कांस्टेंट, लेकिन वॉल टेम्परेचर नहीं पता है। यहाँ पे मुझे वॉल टेम्परेचर पता है लेकिन हीट फ्लक्स नहीं पता है, हीट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट फ्लक्स पता है तो मैंने क्या वॉल टेम्परेचर निकाला, वॉल टेम्परेचर का प्रोफाइल निकाला। सिमिलरली यहाँ की बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को वॉल टेम्परेचर पता है तो मैं क्या करूंगा, हीट फ्लक्स निकालूंगा। देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। भाई वॉल टेम्परेचर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को ये पता है कि बल्क मीन टेम्परेचर तो जैसे ही फ्लूइड यहां से इधर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो बल्क मीन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखो आप कि जो लाइक हीट फ्लक्स होगा, हम लिखें अगर कितना होगा, एच डेल्टा टी को लिखें तो टी डब्ल्यू माइनस टी बी, ठीक है, ओके। ये हमारा कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन एक बात बताओ, टी डब्ल्यू तो कांस्टेंट है ये पता है मुझे, और टी बी जो है, टी बी हमें पता है इंक्रीज करेगा, टी बी मान लो इंक्रीज करेगा, हमने इंक्रीजिंग बना दिया, टी बी इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखोगे ये डेल्टा टी, क्योंकि वॉल टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टी बी इंक्रीज कर रहा है, वॉल टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो इनके बीच का डिफरेंस आप देखोगे ये डिक्रीज होता जाएगा, डिफरेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। व्हाट डज इट मीन कि भाई डिफरेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या है, जो हीट फ्लक्स है इट विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि एच तो हमारा कांस्टेंट है ही। सो आई थिंक बात समझ पाए होगे। इस केस में क्या होगा हमारा, जैसे मैं अगर लिखूं तो आप यहां जो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वॉल टेम्परेचर विल, इन केस ऑफ कांस्टेंट हीट फ्लक्स, वॉल टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। और इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर हीट फ्लक्स विल डिक्रीज, हीट फ्लक्स जो हमारा QX है विल डिक्रीज, ठीक है। तो दोनों उल्टे हैं। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे हमें दोनों कंडीशन सेम टाइम पे अचीव करनी है, मतलब क्या है, हीट फ्लक्स भी हम कांस्टेंट देंगे और वॉल टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन करना है, बोल दो इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक कंडीशन अचीव करोगे, दूसरी कंडीशन हमारी अचीव नहीं होगी, और अगर ये वाली कंडीशन अचीव करोगे तो पक्की बात है आपको हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर सकते हो। तो दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच कैन नॉट अचीव साइमल्टेनियसली। आई थिंक आप बात समझे होगे, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमें मालूम चल गया कि जो फ्लो थ्रू पाइप में क्या होगा, एच की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन अभी हमें ये पता करना कितनी रहेगी कांस्टेंट। तो उसके लिए दो एक्सप्रेशंस हैं। पहला हमारा कंडीशन है फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप। अगर मान लो ये वर्ड लिखा नहीं है लैमिनार फ्लो, तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि भी पाइप में रेनॉल्ड नंबर हम निकालेंगे, इफ इट इज लेस देन 2000 देन आप कह दो फ्लो इज लैमिनार, ठीक है। और 4000 से ऊपर है देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट, दोनों के बीच में तो फ्लो विल बी इन ट्रांजिशन, हम कह नहीं सकते क्या है, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो के थ्रू पाइप में जो नसल नंबर जो होता है, नसल नंबर जो होगा दैट विल बी, दैट इज नसल नंबर एच डी बाई के इक्वल टू 4.36, ठीक है। और अदर एक और है एक्सप्रेशन एच डी बाई के इज 3.66, दिस इज फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, यस दिस इज फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन,
कंडीशन, जो हमने अभी बताया सीखा, जो हमने उसमें से देखना है। पहले आपको जज करो कौन सी कंडीशन है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स की है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर की है। ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि आपको इन दोनों से अलग हटके मिल रही, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। सिर्फ दो कंडीशंस हैं। पहले आप देखो कौन सी कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, अगर वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, देन वी विल गो विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से एच डी बाई के इक्वल टू 3.66 लगा के आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो, विच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, व्हाट इफ द फ्लो इज टर्बुलेंट। व्हाट इफ द फ्लो इज टर्बुलेंट, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो क्या होगा, फ्लो थ्रू पाइप। टर्बुलेंट फ्लो है तो हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया भी रेनॉल्ड नंबर 4000 से ऊपर होना चाहिए, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में हम कह सकते हैं नसल नंबर जो होगा दैट विल बी ओनली वन फार्मूला विल बी गिवन व्हाट एवर बी द केस। आप क्या करोगे, एक ही फार्मूला लगाओगे, ये नहीं देखोगे कि कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, नहीं। ओनली वन फार्मूला इज देयर, 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.8 इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर n। अब n की वैल्यू जो है दैट इज, n की वैल्यू 0.4 और 0.3। अगर n की वैल्यू 0.4 तब यूज करेंगे व्हेन हीटिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है। इन केस ऑफ हीटिंग ऑफ फ्लूइड मतलब क्या है कि फ्लूइड हीट कर रहा है, हीट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द पाइप वॉल टू द फ्लूइड, हीटिंग ऑफ फ्लूइड। और 0.3 यूज करेंगे व्हेन कूलिंग ऑफ फ्लूइड, कूलिंग ऑफ फ्लूइड। अब कूलिंग ऑफ फ्लूइड का मतलब समझ गए आप कि भाई क्या हो रहा है, फ्लूइड का टेम्परेचर हाई है, पाइप वॉल का कम है, तो हीट हमारा क्या होगा, फ्लूइड से पाइप में जाएगा। तो ये हमें ये फॉर्मूले रटने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटस बोल्टर इक्वेशन, किसी ने नाम सुना हो तो, डिटस बोल्टर इक्वेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मैकएडम्स इक्वेशन, मैकएडम्स इक्वेशन। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट आता है फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो अभी पढ़ा है इस पे दो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री कन्वेक्शन। फ्री क्यों बोलते हैं भैया, ये वो चीज़ है जो फ्री में हो जाती है। मतलब क्या है कि ये कराने के लिए आपको क्या, फ्लूइड को वेलोसिटी नहीं देना है। ठीक है, अपने आप ही फ्लूइड में वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज हमारे पास एक कोई प्लेट रखी हुई है, ठीक है, सराउंडिंग में एम्बियंट में पड़ी हुई है। ठीक है, इस टाइप से प्लेट हमारे पास पड़ी हुई है कोई, ठीक, हॉट प्लेट है, पास वाली एयर है। अब देखो पास में जो एयर होती है वो क्या होगी, जो इमीडिएट कांटेक्ट में आएगी, वो एयर जो इसके साथ इमीडिएट कांटेक्ट में आएगी, ये मान लो एयर है इसके साथ पड़ी हुई, तो जो इमीडिएट कांटेक्ट में आएगी एयर, जो एयर इमीडिएट कांटेक्ट में आएगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। वो गर्म होने के बाद में क्या होगा, उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो वो लाइटर हो जाएगी, लाइटर होने के बाद में दैट विल गो अप। और सिमिलरली जो स्पेस खाली हुआ इसमें नॉर्मल एयर आके हमारी इधर जाएगी, और वो अगेन ये साइकिल चलता रहेगा और एक फ्लो जनरेट हो जाएगा। तो फ्लो जनरेट होने के लिए प्रोसेस कौन सा हुआ, हम इसमें बोल सकते हैं द प्रोसेस इज ऑफ बॉइंट फोर्सेस। इसमें बॉइंट फोर्सेस आए, क्यों आए, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी चेंजेस। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लो हमारा हुआ। इसकी वजह से क्या होता है कि एक हमारा जैसे h की वैल्यू, पैरामीटर्स जो पहले थे, ठीक है, उनमें से क्या होता है एक एक्स्ट्रा आता है पैरामीटर, बीटा आता है, वेलोसिटी हट जाता है, बीटा एक आता है पैरामीटर, इज अ फंक्शन ऑफ जी। भाई ग्रेविटी का भी फंक्शन होगा, क्योंकि जो फ्लो होगा दैट विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो डिपेंड करेगा, ग्रेविटी भी आनी चाहिए। बीटा क्या है, बीटा एक वो कांस्टेंट है विच रिप्रेजेंट्स
कि कोई भी गैस को आप हीट कर रहे हो, अगर कोई भी गैस को हीट कर रहे हो तो एक्सपैंड कितना करेगी। एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कितनी चेंज होगी, ठीक है। तो हर एक गैस सेम तो होगी नहीं, ठीक है। एयर मान लो अलग होगी और कोई गैस है वो अलग बिहेवियर अपना शो करेगी। तो ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम हीटिंग करने पे इसका वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है या डेंसिटी चेंज कितना हो रहा है, हम कह सकते हैं कितना एक्सपैंड कर रही है। तो इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी कांस्टेंट। जी बीटा डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वॉल में और इसमें, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन हमारा ज़्यादा होगा, मतलब फ्लो ज़्यादा होगा आपका, तो मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। जी बीटा डेल्टा टी एल लेंथ पे डिपेंड करेगी। लेंथ मतलब क्या, दिस एल इज कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। इस केस में हमने मान लो ये लेंथ लिया हुआ है एक, मैं बता दूंगा आपको कैसे लेंथ निकालनी है बॉडी की, मतलब एल की वैल्यू कैसे निकालनी है। जी बीटा डेल्टा टी एल रो म्यू सी पी के, ये चार हमारी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी हैं फ्लूइड की। रो म्यू सी पी के, आई थिंक आपको पता होगा थर्मोफिजिकल क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है फर्स्ट क्लास में। तो इतनी प्रॉपर्टी पे एच की वैल्यू डिपेंड करती है इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, मैंने अच्छे से इसको फर्स्ट क्लास में कवर किया हुआ है, बेसिक मैंने आपको भी याद दिला दिया। अब मान लो एच जैसे ही आपने निकाल दिया वैसे ही आप हीट ट्रांसफर थ्रू फ्री कन्वेक्शन निकाल सकते हो। फ्री कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर किया गया होगा उसको आप निकाल सकते हो, दैट विल बी एच। एरिया कितना है विच इज एक्सपोज टू द एम्बियंट, है ना, या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, इनटू डेल्टा टी। तो कहानी जो है, प्रॉब्लम जो है, इट इज इन द एच, एच को निकालने में है प्रॉब्लम। तो सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे जाके बकिंघम पाई थ्योरम से सॉल्व किया, ठीक है। अगेन प्रोसेस हमने वही ऑप्ट किया जो हमारा पहले फोर्स कन्वर्शन में किया गया है। अगेन उसको सॉल्व तो हम नहीं करेंगे इतना लंबा, बस बट मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से पाई टर्म्स इसमें आएंगे या कौन कौन से कांस्टेंट टर्म्स इसमें आएंगे, वो हम लोग लिख देते हैं और फाइनली हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या आएगा। देखिए इसमें हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं। पहला है ग्रासॉफ नंबर, ग्रासॉफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जी आर। ये होता है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब डिवाइड बाई न्यू स्क्वायर। न्यू क्या होता है आपको पता है, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू म्यू बाई रो। ये होता है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब डिवाइड बाई न्यू स्क्वायर, ग्रासॉफ नंबर। दूसरा हमारा होता है नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर वही है जो हमने लिखा हुआ है एच एल डिवाइड बाई के। यहाँ पे एल क्या हो गया, एल इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है एल, अभी जस्ट बताऊंगा। तीसरा हमारा आता है प्रांडल नंबर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, म्यू सी पी बाई के। किसका म्यू, किसका सीपी, किसका के, फ्लूइड का। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो हमारा मटेरियल प्लेट है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक को छोड़ के, दैट इज एल, मतलब एल इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि भी किसी भी कन्वेक्शन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, नसल नंबर निकालना है, ठीक है, इन द फंक्शन ऑफ किसका होगा, यहाँ पे ग्रासॉफ का होगा फंक्शन और हमारा प्रांडल का होगा। तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर हट गया, रेनॉल्ड हट गया, ग्रासॉफ आ गया। ग्रासॉफ क्यों आ गया भाई, ये स्पेशल नंबर इसलिए इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, मतलब ये इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है गैस का जब आप उसको हीट कर रहे हो। तो जैसे इसको अगर आप देखोगे तो इट विल बी द, इसको हम लिखेंगे इनर्शिया फोर्स इनटू बॉइंट फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। इसमें क्या हो गया, बॉइंट फोर्स भी हमारा पिक्चर में आया है, तो ग्रासॉफ नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स इनटू बॉइंट फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। डायमेंशनल एनालिसिस में जब आप जाओगे फ्लूइड की तो आपको ये विस्कस फोर्स, सॉरी बॉइंट फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, सारे पिक्चर में पता लगेंगे, ठीक है। ग्रासॉफ नंबर एक्स्ट्रा आया रेनॉल्ड नंबर की जगह, क्योंकि उसको क्या करना था, हमें जो है बॉइंट फोर्स को पिक्चर में लेके आना था, दैट्स वाई। तो इसका जो रिलेशन होता है, दैट इज रिलेशन जो होता है नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ ग्रासॉफ इनटू प्रांडल टू द पावर n। और m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू 1/4 हो सकती है या m की वैल्यू 1/3 हो सकती है। बेस्ड ऑन कंडीशंस हम लोग रखेंगे 1/4 फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार अगर आपका है तो वहाँ 1/4 लिखोगे, टर्बुलेंट है अगर आपका तो वहाँ 1/3 लिखोगे। टर्बुलेंट फ्लो है तो आप क्या करोगे, 1/3 लिखोगे। बात समझ गए, फिर से देख लो, काफ़ी जल्दी हो गया ये। ग्रासॉफ नंबर, नसल नंबर, प्रांडल नंबर, 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप निकाल लोगे, सारी की सारी वैल्यूज ये रखोगे यहाँ पे,
ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नसेल नंबर निकालना है विच विल बी इक्वल टू C टाइम्स ऑफ ग्रासॉफ इनटू प्रांड्टल टू द पावर m। m इज कांस्टेंट 1/4 होगा फॉर लेमिनार फ्लो, 1/3 होगा फॉर टर्बुलेंट फ्लो। अभी बहुत सारी चीजें मुझे बताना बाकी है, जैसे व्हाट इज L, हाउ टू डिफाइन लेमिनार, हाउ टू डिफाइन टर्बुलेंट फ्लो एंड व्हाट इज दिस C। देखो C जो होगा इट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको दिया गया होगा। m जो है ये आपको दे सकता है एग्जामिनर, नहीं दे सकता है। क्या करना है आपको m के लिए, ये वैल्यू हमें आपको क्या करना है, फ्लो को डिसाइड करना है। अब फ्लो सीधे सीधे एग्जामिनर बोल सकता है फ्लो इज लेमिनार और फ्लो इज टर्बुलेंट, बोला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है तो हम लोग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये फ्लो, ये डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप निकालो ग्रासॉफ इनटू प्रांड्टल नंबर की वैल्यू, इफ इट इज लेस देन 10 टू द पावर 9 देन फ्लो इज लेमिनार। इफ दिस नंबर मतलब ग्रासॉफ इनटू प्रांड्टल नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू मोर देन 10 टू द पावर 9 देन फ्लो इज टर्बुलेंट। ये हमारा रूल है, ठीक है। लेमिनार और टर्बुलेंट डिसाइड करने के लिए हम ग्रासॉफ इनटू प्रांड्टल का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे। वहां पे क्या करते हैं, रेनॉल्ड की वैल्यू से हम डिसाइड करते थे फोर्स कन्वेक्शन में, लेकिन यहां पे हम लोग रेनॉल्ड नंबर को नहीं यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ रेनॉल्ड नंबर वी विल गो फॉर ग्रासॉफ इनटू प्रांड्टल नंबर। आई थिंक समझ पाए होगे। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, दैट इज ये हमारा कि L की वैल्यू कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द L, ठीक है। देखो मोस्टली आप ये ध्यान रखो, L निकालने में थोड़ा सा ना यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। अब देखो कन्वेक्शन में मतलब फ्री कन्वेक्शन में L थोड़ा सा मे बी एग्जामिनर उसमें खेल सकता है आपसे। आप ध्यान रखो जो वर्टिकल लेंथ होगी, वर्टिकल लेंथ ऑफ द बॉडी विल बी द L। जैसे मान लो अगर आपके पास प्लेट दी हुई है, ये प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे कोई प्लेट है, ठीक, सपोज ये प्लेट पड़ी हुई है। अब आप देखो इसके दो लंबा, एक तो मतलब हाइट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मान लो ऐसे है, सपोज ये ऐसे प्लेट है, ठीक, ओके। तो अब देखो ये लंबाई मैं बोल दूं मान लो 5 मीटर है और ये आपकी हाइट है 2 मीटर, तो कौन सी लोगे L? जो वर्टिकल होगी, ये 2 मीटर वर्टिकल है, ये तो क्या हॉरिजॉन्टल वाली, तो वर्टिकल वाली लेंगे। इस केस में L हो जाएगी 2, मतलब हमें क्या L जो है वर्टिकल लेना है, L वर्टिकल लेना है, दिस इज L, ठीक है। अब ऐसी सिलेंडर है, सपोज सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या तो डायमीटर भी होता है, सब कुछ होता है, तो क्या लेंगे, तो आपने कहा अगर वर्टिकल सिलेंडर रखा हुआ है तो दिस विल बिकम द L, और सपोज अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो कौन सी L होगी, फिर आप बोलोगे तो ये वाली जो डायमीटर है ना, दिस विल बिकम द L। तो वर्टिकल हाइट जो होगी दैट विल बिकम द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन L, ठीक है, बात समझे। होना भी चाहिए। देखो है क्या, ये जो सिलेंडर अगर आपने क्या फ्लैट, जैसे सपोज ये ऐसे ये वाला सिलेंडर है, इसमें क्या हो रहा है, जो कन्वेक्शन होगा वो मोस्टली कहां से होगा, ये वर्टिकल से होगा ना, यहां से क्या ही होगा कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। जो वर्टिकल सरफेस एक्सपोज है वहां से ज्यादा होगा, ये चीज है, ये यहां से ज्यादा होगा ना कि यहां से ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लो जो होगा यहीं से बन के ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो गर्म हो भी गया तो फ्लो हो गया, लेकिन देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ कमिंग एयर। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल साइज ही लेना है, वर्टिकल हाइट्स ही लेनी है। इसमें L ये हो गया, इसमें L ये हो गया, इसमें L ये हो गया, ठीक है। अगर हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, सपोज इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, A प्लस बी है, सॉरी A इधर है, B इधर है, तो इसकी लेंथ हम निकालेंगे A प्लस बी बाई 2। बस आई थिंक इतने ही आपके साथ एग्जामिनर खेल सकता है। वर्टिकल सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हॉरिजॉन्टली अगर रखा हुआ है सिलेंडर देन द L विल बिकम डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अगर हमारी प्लेट है तो वर्टिकल लेंथ हमारी लेंथ हो जाएगी, अगर हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी हुई है तो क्या होगा, A प्लस बी बाई 2 हो जाएगा L की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बीटा की। बीटा क्या था, L समझ लिए हम लोग, बीटा के बारे में ज्यादा नहीं समझे, तो बीटा के बारे में आप लिखो, बीटा इज द 1/v del v by del t, del b by del t।
दिस इज कॉल्ड एज आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वीटा 1/b इंटू डेल बी बाई डेल टी। ये कहाँ से आया? ये प्रूव होता है, प्रूव होगा आप जब देखोगे थर्मो में, जब एक चैप्टर होता है लास्ट वाला थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, उसमें ये चीज़ हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यूनिट इज पर केल्विन, पर केल्विन, यूनिट इज पर केल्विन, ठीक है, यूनिट इज पर केल्विन। और बीटा की वैल्यू निकालते कैसे हैं? देखो बीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/T मीन, 1/T मीन। टी मीन मतलब क्या हो गया? देखो 1/T मीन करेंगे। व्हाट इज टी मीन? यहां से आप देखो टी मीन इक्वल टू क्या होता है? वॉल टेम्परेचर कितना है प्लस हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर बाई 2। दिस इज द टी मीन। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट बीटा की वैल्यू, ठीक है। बीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस क्या करना है 1/T मीन करना है। टी मीन इक्वल टू क्या होगा? TW प्लस T इन्फिनिटी बाई 2 होगा। और वैसे एक्चुअल में हम बीटा को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको बीटा निकालने के लिए दो चीज होनी चाहिए आपके पास, वॉल टेम्परेचर मतलब जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, दूसरा टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कितना है। इन दोनों का मीन ले लो, आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमें हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। हम मान लो कोई क्वेश्चन हमें दिया, कोई क्वेश्चन दिया, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। इसके बहुत फ्री कन्वेक्शन का बहुत लाइक लिमिटेड जो है एरिया है, उसका डोमेन बहुत कम है, वहीं से आता है क्वेश्चन। और वही हमारा क्या होता है, हमारा उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना SOP बनाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वैसे ही आपको फॉलो करना है, वैसे ही आपको चलना है। और हालांकि मैं जो बता रहा हूँ आपको कुछ तोप चीज़ नहीं है, जो मैंने अभी बताया उसी हिसाब से ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप फाइंड बीटा, फाइंड बीटा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड एल, एल निकाल लो। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप पे आप निकाल लो ग्रेसॉफ नंबर निकाल लो, प्रांडल निकाल लो, और नस्ल तो आपको H निकालना है, तो ग्रेसॉफ प्रांडल निकाल लिया। फिर इनके मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड करो फ्लो, ग्रेसॉफ इंटू प्रांडल के मल्टीप्लिकेशन से फ्लो करो, डिसाइड फ्लो कौन सा होगा, लैमिनार या फिर जो है टर्बुलेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? जो भी आपको फ्लो मिल गया उसी का आप रखो फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या, कुछ नहीं करना यार, जो नस्ल नंबर है वो क्या होगा? C टाइम्स ऑफ ग्रेसॉफ इंटू प्रांडल टू द पावर m। जैसे ही आपको फ्लो मिल जाएगा उसी कंडीशन में आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, 1/4 यूज करो या 1/3 यूज करो, तो अकॉर्डिंगली m की वैल्यू यूज करो, ठीक है। और आपका नस्ल नंबर की वैल्यू आप कैसे रखोगे? HL/K and find out the value of H. C will be provided in the question itself. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियली अपना कन्वेक्शन खत्म किया। 3 क्वेश्चंस मुझे आपको बताने, जस्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनको। बाकी जिसको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है कन्वेक्शन में, ठीक है, कन्वेक्शन में छोड़ो या किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है पूरी एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो यू मे आस्क फ्रीली। अभी मेरा टाइम काफ़ी बिजी चल रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड, मैन पावर शॉर्टेज एंड सेकेंडली मेरा भी बीच में हेल्थ इशू हुआ था। बाकी अभी एवरीथिंग इज़ फाइन एंड अभी टाइम मेरे पास है। अब मैं एक नए अंदाज से, नए अप्रोच में स्टार्ट करने वाला हूँ। और बाकी जिसको जो भी डाउट है टॉपिक में पूरी मैकेनिकल का, आप कमेंट में करो और बताओ कौन सा टॉपिक देखना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं उस पर बना के कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो समझा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।